गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के टाइप्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलर एज वेल एज बेली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, निक्षेप के अनुबंध है, वो कितने प्रकार के होते हैं। बेलमेंट का मीनिंग और यदि डेफिनेशन को समझना है तो आप लास्ट वीडियो है उसको देख सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट्स है, इसको हम समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस और रिवॉर्ड। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस और रिवॉर्ड, यानी शुल्क के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट, उसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुटियस बेलमेंट, फर्स्ट नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट और सेकंड है ग्रेजुटियस बेलमेंट। अब देखिए, जो नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट है इसका मतलब है कि शुल्क सहित, ठीक है ना, यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर यदि कुछ प्राइस है, चार्ज किया जाता है, तो उसे हम नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका मोबाइल फोन है, वो खराब हो गया, आप उसको रिपेयर करवाने के लिए किसी मोबाइल शॉप के पास जाते हैं और मोबाइल शॉप से अपना फोन रिपेयर करवाते हैं, तो उसके बदले आप उसे पैसे देते हैं। तो ये जो बेलमेंट है, इस बेलमेंट को हम नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट या शुल्क सहित या सशुल्क निक्षेप के नाम से जानेंगे। इसमें दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप अपनी कार या अपनी साइकिल किसी व्यक्ति को किराए पे दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वह भी एक प्रकार का नॉन ग्रेजुटियस या सशुल्क या शुल्क सहित निक्षेप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रेजुटियस बेलमेंट। ग्रेजुटियस बेलमेंट का मतलब क्या है कि ये बेलमेंट है, इसको हम कहते हैं शुल्क रहित, बिना किसी प्राइस चार्ज किए, बिना
किसी प्रकार का रेम्युनरेशन चार्ज किए यदि आप बेलमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम ग्रेजुटियस बेलमेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए आप अपनी बुक उधार देते हैं तो उसे हम ग्रेजुटियस बेलमेंट के नाम से जानेंगे, क्योंकि आप जो बुक दे रहे हैं अपने फ्रेंड को स्टडी करने के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए, तो फिर वो क्या है, बिना आप उससे किसी प्रकार का पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम एक प्रकार से निःशुल्क या फिर शुल्क रहित निक्षेप के नाम से जानते हैं। तो आप सबसे पहले है नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट यानी सशुल्क निक्षेप, यहाँ पर प्राइस चार्ज किया जाता है, और दूसरा है ग्रेजुटियस बेलमेंट यानी शुल्क रहित। ठीक है, शुल्क रहित जो बेलमेंट है उसमें किसी प्रकार का रेम्युनरेशन, प्राइस या जो रिवॉर्ड वगैरह है चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी पर्पस के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट बेलमेंट फॉर सेफ्टी। बेलमेंट फॉर सेफ्टी। उसके बाद नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर यूज, बेलमेंट फॉर यूज। नेक्स्ट बेलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर प्लेस, बेलमेंट फॉर प्लेस। नेक्स्ट बेलमेंट फॉर रेंट, एंड नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर अल्टरेशन ऑफ फॉर्म, बेलमेंट फॉर अल्टरेशन ऑफ फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर रिपेयर, बेलमेंट फॉर रिपेयर। अब देखिए, हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस और रिवॉर्ड टू टाइप्स के बेलमेंट पढ़े हैं। फर्स्ट था नॉन ग्रेजुटियस यानी जो एक प्रकार से सशुल्क निक्षेप। सेकंड था ग्रेजुटियस शुल्क रहित निक्षेप। अब हम जो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बेलमेंट कितने प्रकार के हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पर्पस के बेसिस पर जो बेलमेंट है वो 7 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है बेलमेंट फॉर सेफ्टी। यदि आप किसी व्यक्ति को सेफ्टी के पर्पस से कोई वस्तु उधार दे रहे हैं, कोई वस्तु डिलीवर कर रहे हैं, तो उसे हम बेलमेंट फॉर सेफ्टी के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए,
आप कहीं पर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, जैसे ट्रेन में या बस में, तो आप अपना जो सामान है रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, आप जो क्लोक रूम में रखते हैं, जहाँ पर लॉकर में या क्लोक रूम में जो आप सामान रखते हैं सुरक्षा के पर्पज से, तो उसे हम जैसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए यदि आपको कहीं जाना है और आप अपना जो सामान है वहाँ पर जो एक क्लोक रूम होता है, ठीक है ना, वहाँ पर आप अपना सामान रखते हैं और उसके बदले आप उन्हें कुछ जो पैसा है वो पे करते हैं। तो इसका पर्पज क्या है कि आप उस सामान की सुरक्षा के लिए पे कर रहे हैं। आप कहीं पर अपने एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पर आपके जो भी पर्सनल आइटम्स है या जो भी आपका कुछ बैग वगैरह है आप लेके जा रहे हैं, रखने की जगह नहीं है, आप उसकी सुरक्षा के लिए किसी शॉप पर आप रखते हैं, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए। तो उस प्रकार का जो बेलमेंट है वो क्या है, बेलमेंट फॉर सेफ्टी, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसके सेफ्टी के लिए जो बेलमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए बैंक के अंदर आप जो अपना ज्वेलरी रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं बैंक के लॉकर में, तो उसको भी हम बेलमेंट फॉर सेफ्टी के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर यूज। अब देखिए बेलमेंट फॉर यूज में ये तो हम सबसे ज्यादा जो है इस प्रकार के बेलमेंट के जो ट्रांजैक्शन है वो करते हैं। आप अपने फ्रेंड से उसका बाइक है, उसके कार है, उधार लेते हैं किसी पर्पज के लिए, ठीक है ना, तो वो फिर ये क्या है, बेलमेंट फॉर यूज। और इसके अंदर आप अपने फ्रेंड को बुक दे रहे हैं, आपके घर पर गेस्ट आए हुए हैं, तो आप अपने नेबर के यहाँ से चेयर्स है, टेबल्स है या उनके लिए जो प्लेट्स हैं आप उधार लेके आ रहे हैं, तो ये सभी क्या है, बेलमेंट फॉर यूज, ठीक है ना। आपके घर पर कोई मैरिज फंक्शन है और उसके अंदर आप अपने नेबर से या कोई सार्वजनिक संस्थान से कुछ जरूरी सामान उधार लेके आ रहे हैं, तो उसे भी हम बेलमेंट फॉर यूज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप जो भी सामान लेके आ रहे हैं, जैसे आप टेंट वाले से 100 कुर्सियां लेके आ रहे हैं और जैसे ही आपका जो मैरिज फंक्शन है समाप्त हो जाता है, आप उनको वापस लौटा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपने कुर्सियां लेके आए हैं, चेयर्स लेके आए हैं उधार, उसको हम बेलमेंट फॉर यूज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए यदि आप कोई भी गुड्स या कोई प्रोडक्ट है किसी ट्रांसपोर्टर कंपनी को सौंपते हैं और उसे कहते हैं कि वो आपका सामान किसी निर्धारित स्थान पर पहुंचा दे, तो इस प्रकार का जो ट्रांजैक्शन है उसको भी हम बेलमेंट कहते हैं और ये बेलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन है। आप कोई देखिए आपके पास बाइक है और आप रेलवे के द्वारा उस बाइक को दिल्ली से बंबई पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक बेलमेंट कहलाएगा। यहाँ पर देखिए जो बीकाजी कंपनी है जो स्नैक्स बनाती है, यदि बीकाजी कंपनी 50 क्विंटल जो नमकीन है उसको बीकानेर से और दिल्ली ट्रांसपोर्ट करवाना चाहे, तो ये भी जो ट्रांसपोर्ट बेलमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो बीकानेर से जो बीकाजी है कंपनी, उसके आदेश के अनुसार उसका जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, उसको जो है दिल्ली पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए बेलमेंट में क्या होता है, चाहे गुड्स है पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को डिलीवर की जाती है, जैसे ही पर्पस पूरा हो जाता है तो गुड्स वापस या तो बेलर को और या फिर बेलर के डायरेक्शन के अनुसार उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो बीकाजी ने कहा कि उसके जो स्नैक्स है, नमकीन है, भुजिया है, वो बीकानेर से उठाए ट्रांसपोर्ट कंपनी और फिर उसके बाद जो बीकाजी का दिल्ली में ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस, वहां पर उसकी डिलीवरी कर दे। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर प्लेस। देखिए बेलमेंट फॉर प्लेस का मतलब क्या है, आप बैंक से लोन लेते हैं
और उसके बदले बैंक है कई बार कोलेटरल सिक्योरिटी जमानत कुछ की मांग करता है कि आप जमानत के तौर पर कुछ बैंक में रखें। तो आप गोल्ड के बदले जब लोन ले रहे हैं तो आप गोल्ड जो है बैंक में रखते हैं। तो जो गोल्ड आप बैंक में रख रहे हैं वो एक प्रकार का बेलमेंट है। यहाँ पर बैंक की पूरी जिम्मेदारी है कि वो आपके गोल्ड की रक्षा करे, और जब आप बैंक से जो लोन लिया था उसका जब रीपेमेंट कर दोगे तो बैंक आपको जो गोल्ड है वो उसी अवस्था में वापस रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से जो बैंक में आप गोल्ड रख रहे हैं वह भी एक बेलमेंट है यदि गोल्ड लोन के केस में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर रेंट। अब आप गोवा घूमने जा रहे हैं और आपने वहां पर क्या है, जो बाइक है या स्कूटर है या कार है वो आपने रेंट पर लिया, ठीक है ना। और इस आधार पर कि आप 2 दिन गोवा में रहेंगे और उसके बाद वो बाइक या स्कूटर या कार है आप उसको वापस लौटा देंगे। तो इस प्रकार के बेलमेंट को भी हम बेलमेंट फॉर रेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि यदि आप कोई बिल्डिंग किराए पर लेते हैं वो फिर उसे हम बेलमेंट के नाम से नहीं जानेंगे, क्योंकि बेलमेंट के अंदर क्या है कि केवल जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसी को हम शामिल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल से समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर अल्टरेशन ऑफ फॉर्म। देखिए जो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रारूप है उसको बदलने का बेलमेंट, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर यदि आप किसी हलवाई को रॉ मटेरियल देते हैं कुछ स्वीट्स बनाने के लिए, तो हलवाई है आपके रॉ मटेरियल को बदल कर स्वीट्स बना देता है। यदि आप किसी बेकरी वाले को जो जैसे आटा, चीनी वगैरह, घी वगैरह यदि उनको देते हैं और कहते हैं कि वो आपको बिस्किट बना के दें, तो फिर क्या है ये भी एक प्रकार का क्या है आपके उसके फॉर्म में परिवर्तन कर दिया। आप यदि किसी सुनार को गोल्ड देते हैं और कहते हैं कि वो आपको उसके ज्वेलरी बना के दें, तो यदि जब वो ज्वेलरी बना के देता है तो वह भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, प्रारूप बदल जाता है। इसी प्रकार जब आप किसी टेलर को और कपड़ा देते हैं, प्लेन कपड़ा, फैब्रिक, और कहते हैं कि वो आपके लिए जो है ड्रेस सिल के दे, तो यहाँ पर भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। यहाँ पर प्रोडक्ट का जो रूप बदल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर रिपेयर। बेलमेंट फॉर रिपेयर का मतलब कि आपका फोन है वो खराब हो गया और आप उस फोन को किसी मोबाइल कंपनी को देते हैं ठीक करने के लिए। आपके पास अपना मोटरसाइकिल है वो खराब हो गया, आप उसको जो सर्विस सेंटर है बाइक का वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए देते हैं। आपके पास अपना कार है वो खराब हो जाता है, उसको रिपेयरिंग के लिए आप देते हैं। तो ये सभी जो ट्रांजैक्शन है ये बेलमेंट कहलाएंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलर के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो निक्षेपी है, जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो आप ये गाइड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, इनको नोट करें अपने नोटबुक में। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद नोट कर सकते हैं। अब हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलर के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो निक्षेपी है या बेलर है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे रहा है या डिलीवर कर रहा है, उसके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो है टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ट, टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ट। अब देखिए पहला और इम्पोर्टेंट जो ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेलर का, वो ये कि जो गुड्स बेल कर रहे हैं, गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, किसी को सुपुर्द कर रहे हैं, तो उस गुड्स के अंदर यदि कोई फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट की कोई कमी है, कोई खराबी है, तो उसकी सूचना जो बेली है उसको देना जरूरी है। क्योंकि यदि आपने वो फॉल्ट को छुपाया है और उसकी वजह से यदि कोई नुकसान होता है बेली को, तो उसके बदले जो बेली आपसे उस नुकसान की के लिए क्लेम कर सकता है, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, आपने किसी व्यक्ति को एक बाइक दिया उधार, ठीक है ना, रेंट पर, और उस बाइक के जो ब्रेक थे वो खराब थे, ठीक है ना, और ये बात आपने उसको नहीं बताई, और इसकी वजह से उसके बाइक के ब्रेक नहीं थे, और इसकी वजह से जो बेली है उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब बेली है वो आपसे उसका जो भी कंपनसेशन है वो चार्ज कर सकता है। तो ये जरूरी है कि बेलर जो भी गुड्स बेल्ड की जा रही है उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी बेली को प्रकट करे। कोई फॉल्ट होता है तो उसको भी एक प्रकार से जो है बेली को बताए। इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपके पास एक घोड़ा है और आप अपने घोड़े को अपने फ्रेंड को उधार दे रहे हैं। अब घोड़ा ऐसा है कि वो एक प्रकार से बहुत एक प्रकार से बहुत गुस्सा आता है घोड़े को, और बहुत बार क्या है जो सवारी कर रहा है, राइड कर रहा है, हॉर्स राइडिंग, तो उसको राइडर को क्या है कि वो जमीन पर गिरा देता है। और ये जानकारी यदि आप छुपाते हैं घोड़े को रेंट पर देने के टाइम या डिलीवरी करते समय, तो फिर जो है आप से जो भी लॉस हुआ है बेली को, वो बेलर से क्लेम कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी फॉल्ट है गुड्स से संबंधित, उन सभी फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करने का जिम्मेदारी किसका है? बेलर का है, ताकि बेली को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद है नेक्स्ट ड्यूटीज, डिलीवरी टू द बेली। डिलीवरी टू द बेली। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसमें ये बात बहुत जरूरी है कि जो गुड्स है उसका डिलीवरी होना जरूरी है। जब तक डिलीवरी नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो है एक प्रकार से जो इस्टेब्लिश नहीं होता है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो किस प्रकार से की जा सकती है? एक्चुअल डिलीवरी की जा सकती है, या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की जा सकती है, या सिंबॉलिक डिलीवरी की जा सकती है। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी, ये क्या होते हैं इनके बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो डिलीवरी करना जरूरी है, यानी बेलर है प्रोडक्ट की डिलीवरी बेली को करे। नेक्स्ट है रीपेमेंट बाय बेलर। रीपेमेंट बाय बेलर repayment by bearer of necessary expenses
मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने किसी कोरियर कंपनी को कहा कि वो आपका जो कोई प्रोडक्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दे, तो ये भी एक बेलमेंट है। तो यहाँ पर आप जो भी बेली ने एक्सपेंसेस किया है, देखिए जहाँ पर पहले डिसाइड नहीं किया जाता है कि कितना एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, कितना पे करना है, ठीक है, डिलीवरी के अंदर। या एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने फ्रेंड को कहा कि वो आपका जो कोई भी गुड्स है, सामान है, वो दिल्ली पहुंचा दे, और आपने उसके लिए कोई जो रेम्यूनरेशन है फिक्स नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी एक्सपेंसेस इनकर हुआ है आपके फ्रेंड की तरफ से उस प्रोडक्ट को दिल्ली पहुंचाने के संबंध में, तो उतने पैसे है फ्रेंड आपसे चार्ज कर सकता है। और ये बेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक्सपेंसेस बेली के द्वारा किए गए हैं उस प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, तो वो सभी जो एक्सपेंसेस हैं उनका रीपेमेंट बेलर के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ repayment of abnormal expenses, अब देखिए, यदि बेली ने बेल्ड गुड्स के संबंध में कोई एक्सपेंसेस अब नॉर्मल एक्सपेंसेस किया है, तो उस एक्सपेंसेस को भी रीपेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? बेलर की है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अनिल। ध्यान से समझिए इस एग्जाम्पल को। अब देखिए, रमेश के पास एक बफेलो है, एक भैंस, ठीक है, और रमेश है वो जयपुर में, ये दोनों जो है रमेश और अनिल दोनों जयपुर में रहते हैं। रमेश के पास बफेलो है। रमेश अपने रिलेटिव की मैरिज में बीकानेर जाना चाहता है, ठीक है ना, 2 दिन के लिए। इसलिए रमेश ने डिसाइड किया कि वह अपनी भैंस अनिल के घर पे छोड़ के जाएगा। अनिल रमेश का फ्रेंड है, ठीक है ना, तो ये डिसाइड हुआ कि रमेश अपना बफेलो 2 दिन अनिल के घर पे छोड़ेगा जब तक कि वह बीकानेर के अंदर शादी है, मैरिज फंक्शन है, वो अटेंड नहीं कर लेता। अब क्या हुआ, रमेश ने जो बफेलो है वो अनिल के घर पर रख दिया 2 दिन के लिए, और खुद जो है बीकानेर मैरिज फंक्शन अटेंड करने चला गया। अब देखिए, जो बफेलो है वो किसका है? रमेश का। बफेलो को जो है वो उसका तबीयत खराब हो गया, और उसके ट्रीटमेंट के लिए अनिल है, उसने 2000 रुपये खर्च किए। तो ये जो 2000 रुपीज का जो एक्सपेंसेस किया है, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस, अनिल ने यह राशि वह रमेश से प्राप्त करने का अधिकारी है, और रमेश के द्वारा 2000 रुपये का जो पेमेंट है वो अनिल को किया जाएगा। तो इस प्रकार से लायबिलिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अबनॉर्मल एक्सपेंसेस, यदि बेली ने, यहाँ पर देखिए ये बफेलो है रमेश का, और रमेश अपनी बफेलो अनिल के पास छोड़ रहा है 2 दिन के लिए, डिलीवर कर रहा है, तो रमेश बेलर और अनिल है बेली। यदि बेली को बेल्ड गुड्स की वजह से कोई अबनॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, तो उस एक्सपेंसेस को रीपेमेंट करने का जो लायबिलिटी है वो बेलर का है। ओके, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट
responsibility of compensation in case of gratuitous bailment. Responsibility of compensation, responsibility of compensation in case of gratuitous bailment. अब देखिए, ये ग्रेजुटियस बेलमेंट शुल्क रहित, ठीक है ना, जहां पर किसी प्रकार का प्राइस चार्ज नहीं किया जाता। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आपके पास एक बाइक है और वो बिल्कुल खराब है, मतलब एक तरीके से चल नहीं सकती। आपका फ्रेंड आपके पास आता है और ये कहता है कि आपसे आपकी बाइक मांग रहा है 6 महीने के लिए, और आप उसे कहते हैं कि बिल्कुल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यह खराब है, आप इसको ठीक करा सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड ने बाइक को ठीक कराने के लिए 5,000 रुपये खर्च किए और बाइक है, ठीक हो गया। फ्रेंड ने 1 महीने तक उसको काम में लिए। उसके बाद आपने फ्रेंड से वो बाइक वापस मांग ली है। तो देखिए, जो फ्रेंड ने बाइक पर एक्सपेंसेस किए हैं 5,000 रुपये, आपको वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यदि यदि बेली के द्वारा बेल्ट गुड्स पर कोई एक्सपेंसेस किया जाता है और ये जो बेलमेंट है वो एक प्रकार का ग्रेजुटियस या निःशुल्क जो बेलमेंट है, शुल्क रहित बेलमेंट है, तो उस केस में जो बेलर के द्वारा जो बेली ने एक्सपेंसेस किया है वो सब उनका रीपेमेंट या कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया है एग्जाम्पल। एक दूसरा और एग्जाम्पल हम ऐसा ही ले सकते हैं। आपके पास एक ट्रैक्टर है और वह खराब है, ठीक है, चल नहीं सकता। आपके फ्रेंड ने वह ट्रैक्टर आपसे मांगा 1 साल के लिए। आपने कहा कि भाई आप यदि ले जाना चाहे ले जाइए, लेकिन ये चलता नहीं, यदि आप ठीक करा सकते हैं तो चला लीजिए 1 साल तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, और फ्रेंड ने उस ट्रैक्टर को ठीक कराने के लिए 20,000 रुपये खर्च किए। 2 महीने बाद आपने वो ट्रैक्टर वापस मांग लिया है फ्रेंड से। तो देखिए, जो 50,000 रुपये या 20,000 रुपये आपके फ्रेंड ने उस ट्रैक्टर के रिपेयरिंग पर खर्च किए, वो आपको चुकाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली इन केस ऑफ फॉल्टी एंटाइटलमेंट। responsibility in case of फॉल्टी एंटाइटलमेंट। अब देखिए, फॉल्टी एंटाइटलमेंट का मतलब क्या है कि देखिए, आप यदि कोई चोरी किया हुआ, स्मगलिंग किया हुआ कुछ भी गुड्स है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को देते हैं और कहते हैं कि वो आपके बिहाफ पर उस प्रोडक्ट को किसी दूसरी जगह पहुंचा दे, किसी दूसरे शहर पहुंचा दे। आपने ट्रांसपोर्टर कंपनी को कहा कि ये जो गुड्स है वो ऑथेंटिक है, आपका अपना है, चोरी नहीं किया हुआ है, ना ही स्मगलिंग किया हुआ है। बट क्या होता है कि रास्ते में जो पुलिस है, पुलिस की गाड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक को रोक लेती है
और पता चलता है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा लेके जाया जा रहा है वह चोरी किया हुआ है, और इस वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी उसके ट्रक को 10 दिन तक पुलिस थाने में रखा जाता है और ट्रांसपोर्ट कंपनी को बहुत नुकसान होता है। तो इस प्रकार के जो नुकसान की भरपाई है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो बेलर से करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो गुड्स है उसके एंटाइटलमेंट से रिलेटेड जो डिफॉल्ट था उसकी सूचना है वो बेलर ने बेली को नहीं दी है, और एक प्रकार से मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर या फ्रॉड के आधार पर जो बेली है उसको चीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेलर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉस हुआ है बेली का, उन सभी लॉस एक्सपेंसेस की भरपाई बेलर करे। उसके बाद है नेक्स्ट ड्यूटी टू पे रेम्यूनरेशन। ड्यूटी टू पे रेम्यूनरेशन। अब देखिए जो नेक्स्ट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेलर का वो क्या है, रेम्यूनरेशन पे करना। आपने अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए और किसी रिपेयरिंग शॉप पर दिया है, तो जैसे ही मोबाइल ठीक हो जाता है, आपने अपना लैपटॉप दिया है रिपेयरिंग के लिए, अपना बाइक दिया है रिपेयरिंग के लिए, तो जैसे ही प्रोडक्ट रिपेयर्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद जो भी रेम्यूनरेशन है जो बनता है मैकेनिक्स का, वो सभी आप उसका जो है पेमेंट करें। नेक्स्ट है टू रिसीव बैक द गुड्स। टू रिसीव बैक द गुड्स। अब नेक्स्ट है कि जब बेलर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई वस्तु उधार देता है या कोई वस्तु की डिलीवरी करता है किसी अन्य व्यक्ति को, और जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाता है उसके बाद जो बेली के द्वारा है जो गुड्स वापस बेलर को लौटाई जाती है, तो उस गुड्स को सही तरीके से स्वीकार करना या वापस प्राप्त करना, ये भी बेलर का जो है ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेलर है उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।